देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 अक्टूबर को देश की पहली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी सांसद मौजूद रहेंगे। ऋषिकेश एम्स की निदेशक मीनू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए इस मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों, दुर्घटनाओं और सीरियस मरीजों को ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए लाया जाएगा। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी हेली एम्बुलेंस का उद्घाटन करेंगे, ऑनलाइन करेंगे वो, और यहाँ पे मोस्ट लाइकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन आएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके उसको हरी झंडी दिखाएंगे। और ये जो है हमने एरो मेडिकल सर्विसेज के अंडर लिया है, जिसमें हेली एम्बुलेंस है और ड्रोन सेवा भी है उसमें। तो उसका एक सेंटर स्थापित किया गया है ट्रॉमा सेंटर में, ताकि उसमें जैसे ही कॉल आएगी कहीं से उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कौन से पेशेंट को इवैक्यूएट करके लेके आना है। प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है। उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है, और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है। पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग है वो सक्रिय होगा। आगामी 20 नवंबर को होने वाले केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत दूसरे दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन प्रपत्र लिया। 2 दिनों में 3 नामांकन प्रपत्रों की बिक्री हो चुकी है। राष्ट्रीय दलों ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है। वहीं मंगलवार को डॉक्टर आशुतोष भंडारी और रमेश नौटियाल ने नामांकन प्रपत्र खरीदा था। 2 दिनों में कोई भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर होगी। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन का जो कार्यक्रम है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियां जो है जनपद में की जा रही है। उसी के दृष्टिगत नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आज तक के जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार अभी तक कोई भी नामांकन किसी भी प्रत्याशी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर लेवल पे सभी ट्रेनिंग्स का आयोजन किया जा रहा है। साथ में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन्स, अन्य जो आवश्यक दस्तावेज है और एनवलप्स और तैयारी संपन्न की जा चुकी है। उसके लिए नियमित अनुश्रवण भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी हरिद्वार के दिशा निर्देश पर ड्रग्स विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस टीम के लिए साथ मिलकर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्वामियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि पिरान कलियर क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया। एक संयुक्त निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिकल स्टोर हैं जिनकी शिकायतें आई हैं, तो उनके साथ आज मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि अभी तक जितने मेडिकल स्टोर चेक किए उन पे सारा जो भी है फार्मासिस्ट मिले और कैमरे उनके लगे हुए हैं, और कुछ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के मैंने उनको आदेश दिए हैं। बाकी कुछ ऐसे हैं मेडिकल जो अभी भाग गए हैं, तो पुनः जो है उनके निरीक्षण किए जाएंगे।
जहां एक तरफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर केंद्र सरकार काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग कर रही है। इस बात पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना करने में आमादा है। कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो जो कर्मचारी इस बात को कहने का काम कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं ये लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है आमादा है इस बात को लेकर कि उसे लागू नहीं करना है। जैसे किसानों के लिए जो है 3 कानून लाए और आज भी जो किसानों की बात मानने से जो सरकार मना कर रही हो तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वैसे ही कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में है, वो ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं और इसलिए कभी इधर की कर उधर की कर ये करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता से पूछा जाना चाहिए कि वहां पर ओपीएस लागू किया गया है या नहीं, तो अनावश्यक मुद्दों को उठाकर कांग्रेस अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस ने वादे किए थे वहाँ की राज्य सरकारों से, वहाँ की जनता से पूछिए क्या उसको लागू किया गया है। अनावश्यक चीज़ों को उठाकर कांग्रेस अपने लिए मुसीबत उत्पन्न करती है और उसका परिणाम है कि सब जगह चित हो रही है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी ने पेंशन के लिए जो नीति बनाई है वो नीति स्वागत योग्य नीति है। उसको केवल दुष्प्रचार करके और केवल गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी रिटायर्ड कर्मचारी भी कांग्रेस के विरोध में खड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कर्मचारी, चाहे वो ऑन ड्यूटी कर्मचारी हो चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, किसी का हित नहीं चाहते हैं। सबका योगदान से देश आगे बढ़ता है और उसके लिए अनावश्यक प्रकार की जब भ्रांतियां खड़ी की जाती हैं तो जनता यथा समय उसका सबक भी दिखाती है। केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना पर काम किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड में पशुपालन विभाग की केंद्रीय टीम ने देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में मैनुअल रूप से पशुओं की गिनती करने के साथ पशु गणना के मोबाइल ऐप को टेस्ट किया। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हर राज्य को अपने पशुओं की संख्या की जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए तैयार किए जा रहे मोबाइल ऐप में अभी कुछ दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अगर पशु गणना के प्रोजेक्ट में जुड़ती है तो हमें प्रदेश में पशुओं की संख्या के साथ पशु स्वामियों की भी जानकारी होगी, ताकि टीकाकरण अभियान आसानी से चलाया जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है पशु गणना, और हर स्टेट को जानकारी होनी चाहिए कि उनके कैटल स्ट्रेंथ क्या है। और उसी के हिसाब से हमारे पास भी केंद्र सरकार से टीम आई थी, उन्होंने रानी पोखरी जैसे आपने बोला है कि उन्होंने वहाँ पर जाके ऑफलाइन व्यवस्था पे उन्होंने काम किया है। ऐप में थोड़ी सी समस्या थी, हम उस ऐप को भी जल्द से जल्द ठीक करने की बात चल रही है, उसमें थोड़ी बहुत ग्लिचेस हैं। और उसी के साथ साथ स्टेट सरकार भी अगर अपनी पशु गणना इस प्रोजेक्ट में जुड़ती है तो कहीं ना कहीं हमको भी पूरा रूप से पता होगा कि हमारे स्टेट में कितने जानवर हैं, कितने हमारी स्ट्रेंथ है, और उसके हिसाब से वैक्सीनेशन ड्राइव्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनर्स में हमारे लिए आसानी होगी। उम्मीद यही है कि जो केंद्र सरकार ने ये योजना चलाई है पशु गणना की, जल्द से जल्द धरातल पे उतरेगी भी। और आजकल सारा डेटा ऑनलाइन है, हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स सारी ऑनलाइन चल रही हैं, सारे उसमें अपडेट ऑनलाइन हो रहे हैं, जो हमारी योजनाएं हैं डीपीडी के माध्यम से सीधा जा रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सारी व्यवस्थाएं अगर ऑनलाइन हो जाएगी। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और उससे हमने देखा है कहीं ना कहीं करप्शन भी कम हुआ है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा जल्दी लोगों तक पहुँच रही हैं। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पशु गणना भी ज़रूरी है। उत्तराखंड इसको जल्द से जल्द पूर्ण भी करेगा और ऐप पे इसको ऑनलाइन इसकी व्यवस्था ठीक करेगी।